नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की टेलीकॉम क्रांति के बारे में। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड में हम 118वीं रैंक से दुनिया के टॉप 15 में आ गए, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। हमारे पास देखिए कई सारे स्रोत हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब से जो ज़रूरी जानकारी है उसे निकाल कर समझें। ये पूरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, वो पुरानी लैंडलाइन से लेकर 2G, 3G, 4G और अब ये 5G का दौर, इसका असली मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सरकारी नीतियां हैं, और हाँ, समाज पर इसका जो असर पड़ा है वो भी है। एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है ये। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। भारत में टेलीकॉम की शुरुआत तो काफी धीमी थी। मुझे याद है 1991 तक मुश्किल से 5 मिलियन फोन थे पूरे देश में। डिजिटल वॉइस कॉल और वो एसएमएस वाला दौर। लेकिन तब भी डेटा इंटरनेट वो बहुत दूर की कौड़ी थी। फिर आया 3G, शायद 2009-10 के आसपास। उसने मोबाइल इंटरनेट की थोड़ी झलक दिखाई, वीडियो कॉलिंग शुरू हुई। बिल्कुल, 3G ने मोबाइल इंटरनेट का दरवाजा खोला। फ्रंट कैमरे वाले फोन उसी टाइम पॉपुलर हुए थे, लेकिन स्पीड वो उतनी नहीं थी, और महंगा भी काफी था। लेकिन जो असली भूचाल आया वो तो 4G था, और खासकर 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद। उसे तो सब जियो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, वो वाकई एक गेम चेंजर था। और ये सिर्फ डेटा सस्ता होने की बात नहीं थी। जियो ने जो किया उसने लोगों की उम्मीदें ही बदल दी। सही कहा। डेटा कंजम्पशन एकदम से आसमान छू गया। आसमान छू गया। आप सोचिए, महीने का 20 करोड़ जीबी डेटा इस्तेमाल होता था, और जियो के आने के कुछ ही महीनों में वो 100 करोड़ जीबी पार कर गया। बाप रे। हाँ, और लाखों करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े। हाँ। खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों और गांवों में। तो एक तरह से 4G ने और जियो ने 5G के लिए एक बहुत बड़ा डेटा प्रेमी बेस तैयार कर दिया। बिल्कुल, एक ऐसा माहौल बन गया जहां लोगों को तेज इंटरनेट की आदत पड़ गई, उसकी जरूरत महसूस होने लगी, और इसी ने, आप कह सकते हैं, 5G के इतने तेज रोल आउट के लिए मंच तैयार किया। और फिर 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने 5G लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद जो हुआ, जिस रफ्तार से ये फैला, अभूतपूर्व। हाँ। मैं कहूंगा अभूतपूर्व रफ्तार थी वो। जियो और एयरटेल दोनों ने मिलकर 2.5 साल से भी कम टाइम में लगभग 5 लाख 5G बेस स्टेशन लगा दिए हैं। 5 लाख। 5 लाख बेस स्टेशन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 2025 तक अंदाजा है कि करीब 25 करोड़ 5G ग्राहक बन चुके थे, और देश की 85% से ज्यादा आबादी तक 5G कवरेज पहुंच चुका था। ये दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट्स में से एक है। वाकई कमाल है। अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें सरकारी नीतियों का भी बड़ा हाथ रहा, जैसे वो राइट ऑफ वे के नियम आसान किए गए। हाँ बिल्कुल, सरकार ने राह आसान की। राइट ऑफ वे रूल्स को सुधारा गया, जिससे फाइबर बिछाना, टावर लगाना तेज और आसान हुआ। पर साथ ही कंपनियों ने भी भारी निवेश किया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और इसमें वो टेक्नोलॉजी वाली बात भी थी शायद। जियो ने स्टैंड अलोन SA चुना और एयरटेल ने नॉन स्टैंड अलोन NSA। इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, जियो ने SA नेटवर्क चुना। SA का मतलब है कि ये पूरी तरह से नए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है। शुरू से आखिरी तक 5G। ये भविष्य के लिहाज से ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा क्षमता वाला। अच्छा। लेकिन इसे शुरू करने में थोड़ा ज्यादा समय और पैसा लगता है। वहीं एयरटेल ने शुरुआत में NSA का रास्ता अपनाया। NSA वो मौजूदा 4G कोर नेटवर्क का इस्तेमाल करके 5G की स्पीड दे रहे थे। ओके, तो NSA से तेजी से कवरेज फैलाना आसान हुआ होगा। बिल्कुल, NSA से आप जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों कंपनियों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी थी, और दोनों ने मिलकर इस तेज रोल आउट को संभव बनाया। अब एयरटेल भी धीरे धीरे ऐसे की तरफ बढ़ रहा है। समझ गई। तो ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया। आम यूजर के लिए, मेरे आपके जैसे लोगों के लिए इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो स्पीड ही आती है दिमाग में। स्पीड में तो जमीन आसमान का फर्क आया है। ऊकला जैसी कंपनियों की रिपोर्ट्स देखें तो भारत में एवरेज 5G डाउनलोड स्पीड 300 Mbps के पार चली गई। 300 Mbps, ये 4G के मुकाबले कितना ज्यादा है? ये आमतौर पर अच्छी 4G स्पीड से भी 8 से 10 गुना ज्यादा है। सोचिए, हाई डेफिनेशन मूवी कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाए, बिना किसी बफरिंग के 4K वीडियो स्ट्रीमिंग। हाँ, वो बफरिंग वाला गोल चक्कर अब कम दिखता है। बिल्कुल,
क्लाउड गेमिंग बहुत स्मूथ हो गया है। वीडियो कॉल्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है। एक रिपोर्ट में ये भी आया था कि जियो का वीडियो स्टार्ट टाइम, मतलब वीडियो शुरू होने में लगने वाला समय, एयरटेल से थोड़ा सा तेज था। अच्छा, और लेटेंसी का क्या? गेमर्स के लिए तो वो बहुत जरूरी होती है। हाँ, लेटेंसी यानी सिग्नल को डिवाइस से सर्वर तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय, वो भी 5G में काफ़ी कम हुआ है। 4G में 30-50 मिलीसेकंड हो सकता था, 5G में ये 10-20 मिलीसेकंड या उससे भी कम हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग, रिमोट सर्जरी जैसी चीज़ों के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, स्पीड और लेटेंसी तो बेहतर हो गई, लेकिन अब स्पीड से आगे बढ़कर बात करते हैं। इंडस्ट्रीज पर, अलग-अलग सेक्टर्स पर क्या असर दिख रहा है? स्रोत कई पायलट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। कनेक्टेड एम्बुलेंस, स्मार्ट फैक्ट्रीज, क्या ये वाकई में जमीन पर उतर रहा है? देखिए, ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कई क्षेत्रों में दिलचस्प पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में प्राइवेट 5G नेटवर्क लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट 5G नेटवर्क मतलब फैक्ट्री का अपना डेडिकेटेड 5G नेटवर्क जो सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए हो। इससे वो अपने रोबोट्स, मशीनें, एजीवीज यानी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, इन सबको बिना किसी रुकावट के कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा सुरक्षित भी होता है ये। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और वो कनेक्टेड एम्बुलेंस वाली बात? हाँ, वो भी एक बड़ा पोटेंशियल एरिया है। 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो मरीज की सारी जरूरी जानकारी, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल वगैरह, रियल टाइम में सीधे अस्पताल भेज सकें। कुछ टेस्ट तो एम्बुलेंस में ही हो सकते हैं, 50 से ज्यादा तरह के टेस्ट। इससे डॉक्टर मरीज के पहुंचने से पहले ही तैयारी कर सकते हैं। ये तो जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी हो सकती है। बिल्कुल। इसी तरह खेती में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 5G से ड्रोन्स ज्यादा सटीक तरीके से खेतों की निगरानी कर सकते हैं। कहाँ खाद डालनी है, कहाँ पानी देना है, ये सब बता सकते हैं। शिक्षा में AR/VR का इस्तेमाल आसान हो रहा है 5G से। हाँ, एक रिसर्च पेपर में सोशल मीडिया पर भी 5G के असर का जिक्र था। उसमें AI एंकर सना का उदाहरण दिया गया था, जो आज तक ने लॉन्च की थी। सही कहा। 5G नई चीजों को और बढ़ावा दे रहा है। हाई स्पीड और लो लेटेंसी की वजह से AI बेस्ड सर्विसेज जैसे AI एंकर या फिर बड़ी-बड़ी वीडियो फाइल्स को आसानी से सोशल मीडिया पर शेयर करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, ये सब बहुत आसान हो गया है। लेकिन उसी पेपर में AI को लेकर कुछ चिंताएं भी थीं शायद, नौकरियों पर असर वगैरह। हाँ, चिंताएं तो हैं। AI और ऑटोमेशन का नौकरियों पर क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। 5G एक तरह से इन बदलावों को और तेज कर रहा है, क्योंकि ये उन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। एक और सवाल जो अक्सर उठता है वो है सुरक्षा का। 5G सुरक्षित है या नहीं, इसको लेके काफी बातें होती हैं। स्रोत में जर्मनी की एक स्टडी का जिक्र है। वो कंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी की स्टडी थी। उन्होंने इंसानी त्वचा कोशिकाओं पर 5G की जो हाई फ्रीक्वेंसी तरंगे हैं, उनका असर देखा। और क्या नतीजा निकला? नतीजा ये था कि सामान्य तापमान पर इन तरंगों का कोशिकाओं या उनके DNA पर कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में 5G रेडिएशन से कोई खतरा नहीं लगता। हाँ, अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे किसी डिवाइस के बहुत गर्म होने पर, तो शायद कुछ असर हो, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में ये सुरक्षित पाया गया। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है। अब अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत कहाँ खड़ा है 5G के मामले में? हमने शुरुआत तो थोड़ी देर से की थी। हाँ, कुछ देशों जैसे दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका ने 2019 में ही 5G शुरू कर दिया था। भारत ने 2022 में किया, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, रोल आउट की स्पीड और ग्राहकों की संख्या के मामले में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। चीन के बाद हम दूसरे सबसे बड़े 5G मार्केट बन गए हैं। बिल्कुल। और दुनिया में सबसे सस्ता डेटा होने का भी इसमें बड़ा योगदान है। लोगों ने आसानी से 5G को अपनाया, लेकिन हाँ, अगर हम एडवांस्ड यूज केस की बात करें, जैसे पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्मार्ट फैक्ट्रीज या कनेक्टेड रोबोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, तो उसमें चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश अभी भी हमसे आगे हैं। वो लोग इन चीजों को सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि असल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमें उस लेवल पे पहुंचना है। हाँ, अभी हमें उस दिशा में काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अब उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाने की जरूरत है। और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने का अनुमान है? आत्मनिर्भर भारत से इसे कैसे जोड़ा जा रहा है? अनुमान तो काफी बड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज वित्त वर्ष 2028 तक, यानी अगले कुछ सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब $240 बिलियन जोड़ सकती हैं। $240 बिलियन निर्भर भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे जियो ने अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी विकसित की है, ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। सरकार भी R&D और देश में मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दे रही है। आपको पता है, 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है।
अच्छा। हाँ, भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। तो ये पूरी इकोसिस्टम तैयार हो रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की टेलीकॉम कहानी, खासकर पिछले कुछ सालों की, वाकई में एक जबरदस्त कहानी है। मतलब धीमी शुरुआत से दुनिया के सबसे तेज 5G रोल आउट तक स्पीड बढ़ी है, कनेक्टिविटी फैली है, नए नए इस्तेमाल सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, सफर शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, आगे चुनौतियां भी हैं। अभी भी दूरदराज के इलाकों में, गांवों में, पहाड़ों में भरोसेमंद और अच्छी स्पीड वाली कनेक्टिविटी पहुंचाना एक चुनौती है। डिवाइस की कीमतें भी एक मुद्दा हो सकती हैं, खासकर सस्ते 5G फोन्स। हाँ, वो भी है। और कंपनियों के लिए भी इतना भारी निवेश करने के बाद इससे लगातार मुनाफा कमाना, एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना, ये भी एक चुनौती है। लेकिन दिशा तो सही लग रही है। दिशा बिल्कुल सही है। और अब तो 6G की भी बातें शुरू हो गई हैं। भारत सरकार ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। 2030 तक 6G लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। वाह, अभी 5G ठीक से इस्तेमाल करना सीखा भी नहीं और 6G की तैयारी। टेक्नोलॉजी ऐसे ही भागती है। वाकई ये सोचना कितना रोमांचक है कि ये जो कनेक्टिविटी का जाल बिछ रहा है, ये जो स्पीड मिल रही है, ये आगे चलकर भारत के लिए क्या-क्या नए दरवाजे खोलेंगी। मतलब स्पीड और सुविधाओं से भी आगे बढ़कर समाज में, हमारे जीने के तरीके में वो कौन से गहरे बदलाव आ सकते हैं जिनकी हम शायद अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। खैर, ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस बातचीत में, इस विश्लेषण में कुछ नई जानकारी, कुछ नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।